हाय स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के लिए संसाधन का वर्गीकरण तहत चैप्टर में आज पुनः आपका स्वागत है। व्यूअर्स, मैंने पिछले क्लास में संसाधन का वर्गीकरण किया था। उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो डील करने के लिए शेष रह गए थे। आज मैं पुनः उसका चर्चा कर रहा हूँ। आपके लिए एक विशेष सूचना भी है कि आप जो भी इस लेक्चर क्लास में सुनते हैं उसके लिए यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का बिंदुवार पॉइंट्स अंकित है। आप वहां से उसे नोट करके आगे के लिए सहेज कर रख सकते हैं। तो आइए आज हम अपने इस सेकेंड लेक्चर में संसाधन का वर्गीकरण के तहत चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने संसाधन का वर्गीकरण में पहले दो जो आधार थे संसाधन के वर्गीकरण का, पहला उपलब्धता के आधार पर, जिसके तहत हमने दो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित का संसाधन का चर्चा कर चुके हैं। आज उसके आगे उत्पत्ति के आधार पर भी हमारा चर्चा हो चुका था। उत्पत्ति के आधार पर आप जानते हैं कि दो प्रकार के संसाधन थे, जैव और अजैव संसाधन। इसका उदाहरण भी आप जान चुके थे। जैव में मनुष्य एवं जितने प्राणी जगत की चीज हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वो जैव जगत में आ गया। और अजैव में पहाड़, पठार, खनिज तेल, पेट्रोलियम इत्यादि जो भी चट्टान, ये उत्पत्ति के आधार पर आ गया। आज हम विस्तार रूप से जानते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि आप जान भी चुके होंगे अभी तक कि पहला जो है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और दूसरा संसाधन है अनवीकरणीय। आज आइए इसको जानते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ आपको जानना बेहद जरूरी है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संसाधन का जो वर्गीकरण हुआ है वो विभिन्न आधार पर हुआ है। उसमें हम अभी पहुंच रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का मतलब हुआ कि हम किसको कितना उपयोग कर पा रहे हैं। तो उपयोग के आधार पर संसाधन कितने ग्रुप में बट गए? दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब हो गया कि जो नवीन किया जा सके, अर्थात जो नया किया जा सके। अब क्या नया किया जाएगा, क्या नवीन हो सकता है? तो जिस संसाधन के स्रोत का हम कितना भी खपत कर लें लेकिन उसके भंडार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए, वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। अर्थात वह संसाधन हम उसके स्रोत से जितना भी उपयोग कर लें वो क्या होगा, बार बार उसकी आपूर्ति उसमें होती रहेगी, वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तो अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा संसाधन है जिसके स्रोत से हम उसका चीज अपने आप उपयोग में ले लें लेकिन उसके भंडार में क्या होगी, कमी नहीं आएगी। तो ये क्या होगा? ये होगा आप सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, हवा, समुद्री जल इत्यादि। ये जो प्रकृति से हमें विरासत में मिल रहा है, इसका सभी लोग कितना भी उपयोग कर ले, क्या यह कभी खत्म होगा? नहीं, यह अजस्र स्रोत है। इसके भंडार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसलिए ये क्या कहलाया? नवीकरणीय कहलाया। दूसरा है अनवीकरणीय। ये हो गया रीन्यूएबल और ये है नॉन रीन्यूएबल। और नवीकरणीय में क्या होगा? इसमें इसका विपरीत हो जाएगा, इसलिए इसका अंतर भी पूछा जाता है। विपरीत क्या होगा? तो इसके स्रोत के जैसे ही हम निकालेंगे उसका भंडार क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। ये सीमित संसाधन है। और नवीकरणीय क्या है? असीमित संसाधन है। और ये क्या है? सीमित संसाधन है। जैसे ही उदाहरण के लिए आप 1 लीटर पेट्रोल ले लीजिए। 1 लीटर पेट्रोल का यदि आप यूज कर लेते हैं तो क्या आपके बोतल में वो फिर से आ जाएगी? नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनवीकरणीय है।
तो अनवीकरणीय क्या होगा? जिसका खपत करने पर वो क्या हो जाए, उसका स्रोत क्या हो जाए, कम हो जाए, उसके स्रोत में कमी आ जाए, वो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। उदाहरण में आप देख लीजिए, कोयला, कोयला के खदान से यदि आप कोयला निकाल रहे हैं तो क्या उसमें बना रहेगा? नहीं, उसका स्रोत क्या हो जाएगा, कम पड़ता जाएगा। इसीलिए आज जो है, पहले जो हमारे सामने जितने स्रोत थे, आज उसका स्रोत खत्म होने लगा, तो हम अलग अलग विकल्प के रूप में परंपरागत चीजों को लाने लगे हैं, उसके विकल्प तलाशने लगे हैं। ऊर्जा का एक स्रोत जैसे ही खत्म हो रहा है, हम उसके दूसरे स्रोत की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर देते हैं और अनुसंधान में लग जाते हैं कि अगले हम किस चीज से ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे। तो कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गया, ये सारे जो संसाधन हैं ये क्या हो जाएंगे, ये जैसे ही इसका उपयोग करेंगे, इसके क्षमता में, इसकी जो स्रोत है उसमें कमी आएगी। ये क्या हो गया, अनवीकरणीय। तो उपयोगिता के आधार पर हमने देख लिया। अब आइए स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, कि मालिक कौन है। मालिकाना हक वो क्या कहलाता है, स्वामित्व। इसका ऑनर, इसका मास्टर कौन है, ये स्वामित्व होता है। तो स्वामित्व के आधार पर भूगोलवेताओं ने संसाधन को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन सा? पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये 4 संसाधन का वर्ग है, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब आइए जान लेते हैं कि निजी संसाधन क्या होता है। निजी का मतलब होता है प्राइवेट, जो हमारा व्यक्तिगत रूप से, इसे हम व्यक्तिगत संसाधन भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑनर या जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति होगा। इसका ऑनर कौन होगा, इसका ऑनर होगा निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति, जिसका संपूर्ण अधिकार उसी के क्षेत्राधिकार में होगा। उदाहरण के लिए कि प्राइवेट जो स्कूल होती है, पब्लिक स्कूल जो होती है, वो क्या होती है, वो निजी संसाधन हो गया। निजी जो उद्योग है किसी का, उद्योग जगत की हम बात करें तो उद्योग जगत भी विभिन्न सेक्टर में चलता है। तो किसी का निजी का उद्योग, मान लेते हैं कि हम बिरला इंडस्ट्री जो है, टाटा इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, वो क्या है, वो निजी व्यक्ति का है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, निजी में आ जाएगा। अब वही चीज यदि क्या हो, सरकारी सेक्टर में चले जाए, यदि उसका स्वामित्व, उसका मालिकाना हक किसके पास चला जाए, सरकार के पास चला जाए, जो सबों के लिए कार्य करे, जो सबों की संपत्ति। आप देखते होंगे रेल से यात्रा करते होंगे तो क्या लिखा रहता है कि रेल जो है क्या है, वो निजी संपत्ति है, नहीं, लिखा रहता है रेलवे जो है वो क्या है, आपकी संपत्ति है, अर्थात वो सामुदायिक संपत्ति है जिस पर सबका बराबर का अधिकार हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सामुदायिक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जितनी सामुदायिक भवन जिस पर सबका है, सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल, सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न उद्योग, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सामुदायिक हो जाएंगे। किसके आधार पर हो गया, स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर ही देखिए जो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में भी अंतर पूछ देता है। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं होगी, जितने भी संसाधन होंगे, वो क्या होगा, वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। उदाहरण के लिए आप कहेंगे कि नहीं ये तो मेरा, वो आपका नहीं है। आपको सरकार कुछ पल के लिए उसका स्वामित्व दिया है ताकि वो उसका सही से देखरेख हो सके, सही से मेंटेनेंस उसका हो सके, वो आपकी। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, कभी कहीं बड़ी सी रेल योजना बन रही होती है तो आपको क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। उसके बदले में सरकार उसका मुआवजा दे करके आपको अन्यत्र कहीं वो दूसरा जगह दे देती है। तो ये क्या हो गया, राष्ट्र की संपत्ति हो गई। राष्ट्र के पास सर्वाधिकार है, वो उसके पास उसका अधिकार सुरक्षित है कि वो किस चीज का किस रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन तो स्थल क्षेत्र के लिए सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ भूमि का क्षेत्र है वो कितना है, 1/3 29% भाग, 71% भाग जो है वो क्या है, लगभग वो किससे जुड़ा हुआ है, समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
तो जितने सारे देश बसे हुए हैं किसके किनारे, समुद्र तट के किनारे, हमारे भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है, लगभग तिहाई हिस्सा क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ गुजरात के इस आसपास से ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो कहां तक, ये दक्षिण भारत का हमने मानचित्र खींचा है। दक्षिण भारत के ये जो विभिन्न बड़ा सा क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है, वो समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी हमारा राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, तो समुद्र, किसी भी देश के, आप जान लीजिए इसको, किसी भी देश के जो उसकी भौगोलिक सीमा है वहां से 19.2 किलोमीटर, कितना, 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र, वो उसका क्या होगा, वो उसका राष्ट्रीय संसाधन होगा। इसके अंतर्गत पलने वाले जितने भी जलीय जीव होंगे, जलीय पौधे होंगे, वो उस देश के क्षेत्राधिकार में आएगा, इसलिए ये क्या कहलाया, राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ एक नोट करने वाली बात है जो कई बार वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के कितने दूर का क्षेत्र जो है वो उसका राष्ट्रीय संसाधन होता है, तो वो 19.2 किलोमीटर। अब इसे समुद्री मील में नापा जाता है, तो ये 12 समुद्री मील होगा। कितना होगा, 12 समुद्री मील होगा। और हम जानते हैं कि एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 12 समुद्री मील को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा से समुद्र के अंदर 19.2 किलोमीटर या 12 समुद्री मील जो होगा वो उसका क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। आगे बढ़िए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन के सीरीज में भी यही है कि जब 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र, तो ये आपका राष्ट्रीय हो गया, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। यहां पर चूंकि विभिन्न बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कार्य करती है जो इसकी देखरेख करती है, तो 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र तक जो आपका तटीय क्षेत्र है वहां से आप निर्बाध गति से क्या कर सकते हैं, उसके वहां आप मछली पकड़ सकते हैं, आप वहां के खदानों से पेट्रोलियम इत्यादि जो भी चीज वहां उपलब्ध है आप उसका उपयोग कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम के तहत। इसलिए ये क्या कहलाया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाया। अब अगला पॉइंट है विकास के आधार पर। विकास के आधार, संसाधन के वर्गीकरण के तहत जो सबसे लास्ट आधार है हमारा वो है विकास के आधार। विकास के आधार पर भी संसाधन को आप देख रहे हैं 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है संभाव्य संसाधन। संभाव्य शब्द जो है वो संभावना से बना है। जहां कहीं भी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संभावना है, तकनीक के अभाव में, ज्ञान के अभाव में या अन्य किसी भी कारण से उसका उपयोग नहीं हो पाया है, लेकिन वहां भंडारण की क्षमता है, वहां उसका भंडारण है। तो भारत भी इसके श्रेणी में आता है। भारत में भी, भारत के पश्चिमी तट पर खासतौर से पेट्रोलियम की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में या बहुत सारे अन्य भी कारण हैं जिसके अभाव में ये नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आए हैं जिसके तहत यहाँ पर वहां से पेट्रोलियम प्राप्त करने की पेट्रोलियम प्राप्त हो रही है। यह है हमारे संभाव्य संसाधन। तो आइए दूसरा देखते हैं, ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन क्या होता है, मनुष्य अपने ज्ञान, अपने तकनीक या अन्य किसी भी तकनीकी क्षेत्र से, तकनीकी मदद से जब विभिन्न जगहों पर ढूंढकर, अन्वेषण के बाद या खोज कर विभिन्न प्रकार के संसाधन ज्ञात कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो ज्ञात संसाधन कहलाता है। विकसित देशों में ऐसे बहुत सारे तकनीक हैं जो पृथ्वी के अंदर की चीजों को ऐसे मशीनों के माध्यम से वो ज्ञात कर लेते हैं, तत्पश्चात उसकी खुदाई करके वहां से संसाधन प्राप्त करते हैं। ये ज्ञात संसाधन कहलाता है। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन ये ऐसा संसाधन होता है जो बहुत सारे देश अपनी तकनीक के मदद से उसको विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए कि आप अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि देशों की अगर का अवलोकन करें तो वहां पर समुद्री क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में नदी से ऐसे विभिन्न प्रकार की चीज विकसित कर रहे हैं जो संसाधन के रूप में आ रहा है। खासतौर से जल संसाधन से जो विद्युत बनाने का कार्य होता है वो विकसित संसाधन की श्रेणी में आता है।
और अगला है संचित कोष संसाधन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अपार भंडार है। उदाहरण के लिए अमेरिका में पेट्रोलियम का अपार भंडार है, तो ये उस देश के लिए क्या हो गया, वहां का वो संचित कोष संसाधन हो गया। बहुत सारे ऐसे चीज हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जल का फॉर्मेशन जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपार संभावनाएं है, संचित कोष जो है उसका अपार है, लेकिन उसको अलग करना, उसको पृथक करना जो वह तकनीक के अभाव में संभव नहीं है, इसलिए ये किस संसाधन की श्रेणी में चला गया, ये संचित कोष संसाधन की श्रेणी में चला गया। तो संसाधन के वर्गीकरण के तहत हमने अभी तक 5 आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देखा। अब जो कुछ इस टॉपिक से जुड़े हुए अच्छे प्रश्न है, वो एक टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा। तो आइए चलते चलते हम लोग जान लेते हैं कि सतत विकास की अवधारणा क्या होता है। सतत विकास की अवधारणा अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? ये संसाधन से जुड़ी हुई चीजें हैं। संसाधन से जुड़ी हुई चीजों को इस अर्थ में कहा जाता है कि जब भी हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि हम बचाकर रख पाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संसाधन सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा का मतलब यह होता है कि सतत विकास की अवधारणा का अर्थ होता है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसको वर्तमान में खर्च करते हुए भविष्य के लिए अर्थात आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जाना, वो क्या कहलाता है, वो सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। इसी में एक और छोटे से प्रश्न आते हैं कि संसाधन नियोजन क्या कहलाता है। तो संसाधन नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति संसाधनों का सोच समझकर, कुशलता पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक और उसका अल्प व्यय करके उसका उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो आपने देख लिया कि सतत विकास की अवधारणा और संसाधन नियोजन। अब आगे आइए देखते हैं इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस सीरीज से प्रश्न आता भी है कि संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है। तो संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, बचा कर रखना। तो किसी भी चीज में आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स देखेंगे जहां पर हम संसाधन के विभिन्न चीजों की बात करेंगे, और ये शब्द संरक्षण शब्द जो है वो बार बार आपको विभिन्न टॉपिक में आएगा। तो संरक्षण शब्द का मतलब यहां जान लेना जरूरी है कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज का हम क्या करें, उसके स्रोत में कमी नहीं आने दें, उसको हम बचा करके रखें, भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, ये संरक्षण है। संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में भी ये बात आती है कि हम संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। तो जितने भी प्रकार के संसाधन हमारे सामने होंगे, हम उसका यदि बुद्धिमानी से, कुशलता पूर्वक, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। अब संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे? तो जो संसाधन हमारे पास है हम उसके विकल्प की तलाश करेंगे, हमेशा संसाधन को नियोजित तरीके से खर्च करेंगे, संसाधन का उपयोग इस तरीके से करेंगे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा हो सके। संसाधन संरक्षण में जो संस्थाएं कार्य कर रही है हम उसको सहयोग करेंगे, विभिन्न नए नए क्षेत्रों का अनुसंधान करेंगे जहां से हमें नए प्रकार के संसाधन की उपलब्धता हो सके। आगे इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।